हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम लोग पीसीएस एग्जाम के टॉपिक वाइज PYQs को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी तथा साइंस के PYQs को डिस्कस किए हैं और वो 2023 से लेकर 2001 तक के जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सभी को डिस्कस किया है। आज उसी सीरीज़ में हम लोग इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई थी। ये हुई थी क्योटो प्रोटोकॉल से। क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्सर्जन नियंत्रण की योजना है। कार्बन क्रेडिट एक व्यापार योग्य प्रमाण पत्र या आज्ञा है जो कि धारक के 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक तापन क्षमता के बराबर अन्य ग्रीन हाउस गैसों जिनकी मात्रा 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर हो, इनके उत्सर्जन का अधिकार देता है। क्योटो प्रोटोकॉल के आर्टिकल 12 में वर्णित स्वच्छ विकास तंत्र क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के अंतर्गत उत्सर्जन कटौती या उत्सर्जन नियंत्रण हेतु प्रतिबद्ध कोई विकसित देश या उनकी कंपनियां अन्य विकासशील देशों में उत्सर्जन कटौती वाले प्रोजेक्ट में निवेश करके कार्बन क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। प्रमुख बायोस्फीयर रिजर्व हैं और उनकी लोकेशन है। सिमलीपाल कहाँ पे है? ये है उड़ीसा में। पंचमढ़ी ये है मध्य प्रदेश में। नंदा देवी उत्तराखंड में तथा नोकरेक ये है मेघालय में। नेक्स्ट है कथन और कारण से रिलेटेड है। कथन कहता है कि पारिस्थितिकी तंत्र के जो विविध अवयव हैं ये आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं, तो इसका कथन गलत हो गया। तो कारण कहता है कि मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है, तो कारण इसका सही है क्योंकि मानव क्रियाओं से वातावरण तो प्रभावित होता ही है, लेकिन इसका कथन गलत है। पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें तो यह भौतिक तंत्र का एक ऐसा विशिष्ट प्रकार है जो जैविक और अजैविक घटकों के अंतर संबंध से निर्मित होता है। पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर हैं तथा मानवीय क्रियाओं से यह वातावरण भी प्रभावित होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार के द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? तो यह किया गया था 1986 में। इसके तहत पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उपशमन या एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का निर्माण किया जाता है। और यदि बात करें वन संरक्षण अधिनियम की, दिया आता है 1980 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। जैव विविधता अधिनियम 2002 से प्रभावी हुआ था। ये सभी एक्ट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, ये आपको हर एग्जाम में देखने को ही मिलेंगे, तो इनको तो अच्छे से रट लीजिए। पहला कहता है कि विश्व ओजोन, नेक्स्ट है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। तो वायुमंडल में जो ओजोन परत है यह एक सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है जो कि सूर्य से निकलने वाली जो हानिकारक अल्ट्रा वायलेट रेज हैं इनसे पृथ्वी की रक्षा करता है। 19 दिसंबर 1994 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 16 सितंबर की तारीख को ही अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया था और 1995 में पहला ओजोन दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है? तो ये हो जाएगा लाइकेन। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी हर एग्जाम में पूछा ही जाता है जहाँ पे इन्वायरमेंट आती है। नेक्स्ट है लाइकेन यह वायु प्रदूषण के संकेतक के रूप में कार्य करता है। इसे स्वच्छ हवा की आवश्यकता होती है और अत्यधिक प्रदूषित स्थान पर यह नष्ट होने लगते हैं। लाइकेन की बात करती है थैलोफाइटा प्रकार की वनस्पति है जो कि फंजाई तथा शैवाल मतलब कि एल्गी दोनों से मिलकर बनता है। तो कवक और शैवाल के मध्य के इस प्रकार का जो संबंध होता है ये कहलाता है सहजीवी संबंध। इकोमार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से, सेफ गुड्स फॉर इन्वायरमेंट। इको मार्क का प्रमाण पत्र या ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड द्वारा दिया जाता है। यह प्रमाण पत्र उस उत्पाद को दिया जाता है जो पर्यावरणीय दृष्टि से सुरक्षित हो तथा जिसका इकोसिस्टम पर कोई नेगेटिव प्रभाव न पड़े। 1991 से भारत सरकार ने उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने के लिए पर्यावरणीय अनुकूल उत्पादकों की आसान पहचान के लिए इको लेबलिंग की शुरुआत की गई है। फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है तो यह ताप विद्युत संयंत्र से होता है। तो फ्लाई ऐश या ताप विद्युत संयंत्र से निकलने वाला कण है, इनमें सिलिका, एल्यूमिनियम और कैल्शियम के ऑक्साइड की पर्याप्त मात्रा होती है तथा आर्सेनिक, बोरान, क्रोमियम व सीसा ये सभी भी सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं। इससे क्या होता है कि पर्यावरण और स्वास्थ्य को गंभीर खतरा होता है और इसी कारण सरकार ताप विद्युत संयंत्र और औद्योगिक इकाइयों को मानवीय बस्तियों से दूर लगाने का प्रयास करते हैं तथा इस पर निर्भरता कम करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है। साथ ही वनारोपण को भी बढ़ावा दिया गया है। अब हम लोग 2020 के पेपर्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला है राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो यह यूपी, एमपी तथा राजस्थान का हिस्सा है लेकिन हरियाणा का नहीं है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। तो राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, इसे राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य के नाम से भी जानते हैं और यह भारत का एक संरक्षित क्षेत्र है।
यह चंबल नदी कहाँ कहाँ पे राजस्थान, एमपी तथा यूपी के त्रिभुवन पर स्थित है। 1978-79 में स्थापित किया गया था और इसमें लाल मुकुट वाले कछुओं और गंगा डॉल्फिन का संरक्षण किया गया है। गंगा डॉल्फिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस बार। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। मोलेम की बात करें तो मोलेम है गोवा में, कालेसर नेशनल पार्क हरियाणा में है और बेतवा ये है झारखंड में। पलामू भी मिलेगा झारखंड में। नेक्स्ट है सुपोषण मतलब कि यूट्रोफिकेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला कहता है कि यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है, करेक्ट है ये। दूसरा कहता है कि यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है, तो इसका दोनों ही सही है। यदि बात करें यूट्रोफिकेशन की तो नदियों, झीलों और तालाबों के जल में अजैविक और जैविक पोषक तत्वों के सांद्रण में वृद्धि होने से ही सुपोषण होता है। इससे जल में शैवालों की संख्या बढ़ जाती है। इससे जो होता है कि जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम होने से जलीय जीव मरने लगते हैं तथा अवायवीय स्थिति उत्पन्न होने से जो दुर्गंध युक्त सड़न पैदा होने लगती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में लगाना। प्रोजेक्ट टाइगर कब आता है? 1973 में। प्रोजेक्ट हाथी ये आता है 1992 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये पीछे भी डिस्कस किया 1972 में। जैव विविधता अधिनियम 2002 में। नेक्स्ट है एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है बायोजियोकेमिकल साइकिल मतलब कि जैव भू रसायन चक्र। तो पारितंत्र से पोषक तत्व कभी समाप्त नहीं होते हैं, ये बार बार पुनः चक्रित होते रहते हैं। जैविक तथा अजैविक तत्वों का संचरण जीवमंडल, वायुमंडल, जलमंडल तथा स्थल मंडल में कई बंद तंत्रीय चक्रों के द्वारा होता है। एक पारितंत्र में विभिन्न घटकों के माध्यम से पोषक तत्वों की गतिशीलता को ही जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। जैव भू रासायनिक चक्र के अंतर्गत जल चक्र, नाइट्रोजन चक्र, फास्फोरस चक्र तथा सल्फर चक्र आदि आते हैं। नेक्स्ट है हरित गृह प्रभाव। ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में भू सतह का औसत टेम्परेचर कितना होगा? तो हो जाएगा -18 डिग्री सेल्सियस। तो हरित गृह प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसके द्वारा किसी ग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें वातावरण के टेम्परेचर को अपेक्षाकृत अधिक बनाने में मदद करती हैं। इन हरित गृह गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड आता है, जलवाष्प, मीथेन आदि आते हैं और इन हरित गृह गैसों के अभाव में पृथ्वी का औसत टेम्परेचर -18 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। समुदायों का पूर्ण क्रम में जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता रहता है क्या कहलाता है? ये कहलाता है शियर। और शियर की बात करें तो यह पारिस्थितिकी तंत्र के श्रृंखलाबद्ध क्रमिक विकास को दर्शाता है। यह क्रमिक विकास प्राथमिक अनुक्रम से शुरू होकर अंतिम अनुक्रम अर्थात जलवायु चरम तक होता है, जबकि लंबी अवधि में समय के साथ किसी पारिस्थितिकी समुदाय के प्रजातीय संरचना का क्रमशः बदल जाना ही पारिस्थितिकी अनुक्रम कहलाता है। नेक्स्ट है पोषकीय मतलब कि सस्टेनेबल पर्यटन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हो जाएगा सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण का प्रबंध करना। और ब्रटलैंड कमीशन जो कि 1987 में आता है, इसमें ही सतत पर्यटन की अवधारणा विकसित की गई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप में वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसमें हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैसों में आती है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन। और कृत्रिम रूप से पाई जाने वाली गैसों में है नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यदि हम बात करें नाइट्रोजन ऑक्साइड की तो यह जीवाश्म ईंधन जैसे डीजल या कोयले के दहन स्वरूप उत्पन्न होती है नाइट्रोजन ऑक्साइड। सामान्यतया पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इस वर्गीकरण का अंश नहीं है? तो हो जाएगा परिचालन पर्यावरण। तो सामान्यतः पर्यावरण के अंतर्गत भौतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण और जैविकीय पर्यावरण आते हैं, जबकि परिचालन पर्यावरण को इसके अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया जाता है। पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था बेनेट के द्वारा। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी संक्रमण की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग बेनेट के द्वारा किया गया था। यदि बात करें पारिस्थितिकी संक्रमण की या इकोटोन की, या दो बायोम के बीच के संक्रमण क्षेत्र को ही कहते हैं इकोटोन या पारिस्थितिकी संक्रमण, जहां पर दो समुदाय मिलते हैं और एकीकृत विकास करते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से वैश्विक ताप वृद्धि मतलब कि ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है? तो इसमें हो जाएगा समुद्र जल स्तर का बढ़ना, हिमनद का पिघलना, बीमारियों का फैलना तथा प्रवाल भित्ति का विरंजन होना। तो इसमें सभी ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रम में व्यवस्थित करना। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब होता है? ये होता है रियो डे जेनेरियो ब्राज़ील में। कब? 1992 में। ब्रटलैंड आयोग अभी हम लोगों ने डिस्कस किया 1987 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन 1989 में तथा
द लिमिट टू ग्रोथ ये होती है 1972 में। तो इसका हो जाएगा 4231। नेक्स्ट है 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की संस्तुति के उपरांत धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा आरंभ हुई थी। यह प्रतिवेदन था तो ये था आवर कॉमन फ्यूचर, और ये संबंधित है धारणीय विकास की संकल्पना किससे आती है? ये आती है ब्रटलैंड कमीशन से, जिसका गठन किया जाता है 1987 से। और ये क्वेश्चन क्लास 10th की जियोग्राफी की एनसीईआरटी में है। नेक्स्ट है 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली है, इसके लेखक कौन थे? तो ये थे रेचल कार्सन। और यह बुक पेस्टिसाइड के दुष्प्रभाव पर आधारित थी। रेचल कार्सन की बात करें तो यह एक अमेरिकी पर्यावरणविद थी, मतलब कि ये लेडी थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है? तो इसमें प्राकृतिक आवास का नष्ट होना तो एक कारण है, जंगलों में आग लगा देना भी कारण है, वन्य प्राणियों का अवैध वाणिज्यिक व्यापार भी एक कारण है, लेकिन जनसंख्या की तीव्र वृद्धि ये एक कारण नहीं है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। 2019 के इन्वायरमेंट के सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला कहता है कि इकोसिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो इसमें इकोसिस्टम में उत्पादक जो होते हैं ये प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक हैं, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। इकोसिस्टम में पोषण स्तर की गहनता आधार से शीर्ष की ओर प्रत्येक अनुवर्ती क्रम पर घटती जाती है, इसलिए इसकी जो संरचना है यह पिरामिड के समान होती है। पौधे या पोषण के प्राथमिक स्तर पर होते हैं, जो पौधे हैं ये पोषण के प्राथमिक स्तर पर होते हैं। पौधे ही प्रथम पोषण स्तर भी कहलाते हैं। शाकाहारी जीव इन्हीं पौधों से पोषण प्राप्त करते हैं, तो जो शाकाहारी जीव होते हैं पौधों से ही पोषण प्राप्त करते हैं, इसलिए इन्हें द्वितीय पोषण स्तर कहा जाता है शाकाहारी जीवों को। नेक्स्ट है सुपोषण मतलब कि यूट्रोफिकेशन, अगेन रिपीट हुआ है क्वेश्चन 2020 में भी था, इसके संबंध में कौन सा सही बताना है? तो यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की एक घटना है, पहला बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कहता है कि यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है, तो इसके दोनों ही कथन सही हैं। सुपोषण की बात करें तो इसके संबंध में दोनों ही कथन सही है। या जल निकाय के पोषक तत्व मतलब कि संवर्धन की घटना है, तथा यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है। अपशिष्ट जल के बहाव के साथ एवं जलीय तंत्र में पोषक तत्वों का प्रवेश होता है, तब अत्यधिक पोषकों की उपलब्धता से जलीय वनस्पतियों की मात्रा में तीव्र वृद्धि होती है। इसी क्रिया को हम सुपोषण या यूट्रोफिकेशन कहते हैं। पोषक तत्वों के अपघटन के लिए सूक्ष्म जीवों को अत्यधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इससे जल तंत्र के जीवों के लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। नेक्स्ट है मानव गतिविधि से परिवर्तित पर्यावरण क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। मनुष्यों के द्वारा उत्पन्न प्रदूषण को ही एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण कहते हैं। पर्यावरण के अजैविक घटकों जिनमें जल, वायु और मृदा आती हैं, इनके भौतिक, रासायनिक और जैविक अभिलक्षणों में होने वाला या वांछनीय परिवर्तन जिनसे जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यही कहलाता है प्रदूषण। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? पहला कहता है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर विविधता में वृद्धि होती है, तो पहला गलत है, तो इसका पहला ही सही होगा, क्योंकि इसमें पूछा है सत्य नहीं है। क्योंकि यदि हम ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आएंगे तब जो विविधता में वृद्धि होगी, तो इसका पहला गलत हो जाएगा। तो यदि हम वाक्यों की बात करें तो उष्णकटिबंध शीतोष्ण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक जातियों को आश्रय देते हैं, करेक्ट है। दूसरा कहता है कि विशालतम जैव विविधता अमेजन वर्षा वनों में पाई जाती है, ये भी करेक्ट है। अमेजन वर्षा वन कहाँ है? ब्राजील में। जाति विविधता शीतोष्ण क्षेत्रों से ध्रुवों की ओर घटती जाती है, तो इसके तीनों कथन सही है, पहला गलत है, इसमें सही नहीं पूछा, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जाति विविधता में वृद्धि नहीं कमी होती है, और विषुवतीय प्रदेश व उष्ण कटिबंधीय तटीय प्रदेशों में भारी वर्षा और उच्च तापमान की दशाओं में सघन ऊंचे व विश्व के सबसे ज्यादा विविधतापूर्ण जैव संपदा वाले वन पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है? तो हो जाएगा लाइकेन। ये क्वेश्चन 2021 में भी आया है। लाइकेन की बात करें तो यह एक प्रकार के मिश्र जीव हैं जो कवक व शैवाल के सहचर से बनते हैं, इन्हें ही हम सहजीवी संबंध भी कहते हैं। ये वृक्ष की पत्तियों, छत्र, भूतल, चट्टान और शिलाओं पर उगते हैं। ये प्रदूषण के पैरामीटर हैं। उदाहरण के लिए यदि बात करें जिस क्षेत्र में लाइकेन की संख्या बहुत तेजी से कम होगी, यह इस बात का सूचक है कि वहाँ जैव विविधता का सबसे ज़्यादा खतरा है। जहाँ लाइकेन अच्छे से फैलते हैं वहाँ का वातावरण प्रदूषित नहीं होता।
नेक्स्ट है निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में लगाना है। ये भी अगेन रिपीट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हर बार पूछे ही जाते हैं, तो इनको एकदम रट लीजिए। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, जैव विविधता अधिनियम 2002, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट हाथी 1992। ये क्वेश्चन एज इट इज 2020 में आया है। नेक्स्ट है कथन और कारण से रिलेटेड है। कथन कहता है कि सतत विकास मानव समाज के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। पहला कथन बिल्कुल सही है। उसका कारण कहता है कि सतत विकास है अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरे करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे, आवश्यकता को पूरी करे। तो इसका कथन और कारण दोनों ही सही है, साथ में व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य है। तो ये हो जाएगा क्वींसलैंड। कहाँ का है ये, तो ये है ऑस्ट्रेलिया का। और ये पूछा है दुनिया का, यदि भारत का पूछता तो भारत में हो जाएगा सिक्किम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, बायोसेफ्टी से, ये तो करेक्ट है। स्टॉकहोम सम्मेलन ये संबंधित है अनवरत जैविक प्रदूषक से। तथा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें तो ये संबंधित है ओजोन परत से। लेकिन क्योटो प्रोटोकॉल ये जल संरक्षण से नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी ही सही होगा, जो कि सही सम्मिलित नहीं है। तो यदि हम बात करें क्योटो प्रोटोकॉल की, तो इसका उद्देश्य था स्थिरीकरण और ग्रीन हाउस गैस की सांद्रता के पुनर्निर्माण से जलवायु प्रणाली पर मानव जीवन के हानिकारक प्रभाव को रोकना, न कि जल संरक्षण। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संरचना अभिसमय से संबंधित है। यह 1997 में जापान के क्योटो में अंगीकृत किया गया था और यह प्रोटोकॉल हरित गृह गैसों के उत्सर्जन में कमी से संबंधित है, क्योटो प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है कथन और कारण से रिलेटेड है। कथन कहता है कि उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियां सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। तो इसका कथन बिल्कुल सही है। कारण कहता है कि तितलियां कम टेम्परेचर में नहीं रह सकती है। तो इसका कारण भी सही है और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। तो उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियां सबसे ज़्यादा संख्या में पाई जाती हैं क्योंकि ये कम टेम्परेचर में अपने को जीवित नहीं रख पाती हैं। तितलियों की बात करें तो ये कोल्ड ब्लडेड होती है, मतलब कि अनियत तापीय होती हैं, इसलिए इनके अनुकूल उष्ण जलवायु वाला क्षेत्र होता है। तितलियों की सबसे ज़्यादा संख्या उष्ण कटिबंधों में इसलिए पाई जाती है। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरित से ऊर्जा की मात्रा क्या होती है, तो ये होती है घटती जाती है। और यह लिंडमैन का 10% नियम ऊर्जा के घटते स्तर से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है, तो ये हो जाएगा नीला हरा शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो नील हरी शैवाल एक जीवाणु फाइलम है जो कि प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और यह जैविक खाद्य नत्रजनधारी रासायनिक उर्वरक का सस्ता व सुलभ विकल्प होता है। नेक्स्ट है धुआं या स्मॉग आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो ये होता है नाइट्रोजन तथा सल्फर की उपस्थिति के कारण, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। तो स्मॉग के निर्माण में नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड का योगदान होता है। स्मॉग की बात करें तो यह स्मोक प्लस फॉग से मिलकर बना है। जब वायुमंडल में प्रदूषकों का अधिक हो जाता है, तो यदि वायुमंडल में प्रदूषक ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं तो वह स्मोक के रूप में परिलक्षित हो जाता है। स्मोक की बात करें तो यह नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, ओजोन आदि से निर्मित होता है। और भारत में बात करें तो दिल्ली स्मोक से सबसे ज़्यादा प्रभावित शहर है और धूम्र कोहरे से श्वसन तंत्र में भी समस्या आती है। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें दुर्लभ उपलब्धि के लिए वैश्विक 500 पुरस्कार दिया जाता है, तो ये संबंधित है पर्यावरण के संरक्षण से। इसके द्वारा दिया जाता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप के द्वारा, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा पर्यावरण संरक्षण तथा मानवीय उपलब्धि को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। और यह पुरस्कार यूनेप के द्वारा 1987 में शुरू किया गया था। और यदि बात करें हम यूनेप की, तो इसकी स्थापना होती है 1972 में और इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी, जो कि केन्या की कैपिटल है, जो कि एक अफ्रीकन कंट्री भी है। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है, तो ये हो जाएगा पश्चिमी घाट। तो भारत को जैव विविधता समृद्ध तथा पारंपरिक ज्ञान से परिपूर्ण मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है। भारत में 4 जैव विविधता से परिपूर्ण हॉट स्पॉट पाए जाते हैं, जिसमें आता है पूर्वी हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मन क्षेत्र तथा सुंडरलैंड, जिसे अंडमान निकोबार के क्षेत्र भी कहते हैं। पश्चिमी घाट को ही भारत का सबसे ज़्यादा जैव विविधता संपन्न क्षेत्र भी माना गया है। पर्यावरणविद नॉर्मन मेयर्स के द्वारा हॉट स्पॉट नाम भी दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भारत में 2030 तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता और इसके स्थायी प्रबंधन को लक्षित करेगा, तो ये हो जाएगा SDG 6। नेक्स्ट है समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था क्लब ऑफ रोम के द्वारा। क्लब ऑफ रोम की स्थापना 1968 में 10 कंट्री के द्वारा रोम के एकेडमिया डी लिंसी की एक बैठक में हुई थी।
समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन 1972 की रिपोर्ट में क्लब ऑफ रोम के द्वारा किया गया था। क्लब ऑफ रोम की बात करें तो यह एक स्वतंत्र स्वायत्त संस्था है जो कि वैज्ञानिक विश्लेषण, बहस, संचार, नेटवर्किंग आदि माध्यमों की सहायता से अहम वैश्विक मुद्दों पर काम करती है। क्लब ऑफ रोम की रिपोर्ट्स निर्णय नियंताओं तथा जनता की मदद करती है और प्रमुख वैश्विक मुद्दों को बेहतर ढंग से समझती है। निम्नलिखित में से प्राकृतिक प्रदेश निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेशों में से किसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो हो जाएगा ट्रॉपिकल सवाना रीजन, उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश। तो सवाना बायोम में आर्द्र शुष्क उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। यह पार्कलैंड भूमि है जहाँ घास भूमियों में यत्र तत्र वृक्ष भी पाए जाते हैं। 5 मीटर लंबी और सघन हाथी घास सवाना प्रदेश की प्रमुख घास भी है। अफ्रीका, भारत, ब्राजील, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया प्रमुख क्षेत्रों में पाई जाती है सवाना। वेनेजुएला में सवाना को ही लानोस कहते हैं। सवाना बायोम में पेड़ पौधे और जंतुओं में सूखे को सहन करने की क्षमता होती है और इस प्रदेश में वृक्षों की अधिक विविधता नहीं पाई जाती है। इस बायोम में हाथी, दरियाई घोड़ा, जंगली भैंसा, हिरन, जेब्रा, सिंह, चीता, तेंदुआ, गीदड़, घड़ियाल, एमू, शुतुरमुर्ग आदि जंतु पाए जाते हैं। इसलिए इस क्षेत्र को बड़े बड़े शिकारों की भूमि मतलब कि अफ्रीकन सफारी के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग 2018 के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला है निम्नलिखित में से कौन मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है? तो हो जाएगा क्रॉपलैंड मतलब कि फसली भूमि। तो पृथ्वी पर पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं सहित सभी प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र जीवों मतलब कि बायोम कहलाते हैं। फसली भूमि को कृत्रिम तथा मानव जनित जीवों का एग्जाम्पल माना जाता है। बाकी जो है वो सभी प्राकृतिक जीवों के उदाहरण हैं। कौन कौन से? जल तंत्र, घास का मैदान तथा वर्षावन, ये तीनों ही प्राकृतिक जीवों के उदाहरण हैं। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मेराइन बायोडाइवर्सिटी किस शहर में है? तो ये है जामनगर, गुजरात में। और यह केंद्र तटीय क्षेत्रों की जैव विविधता की सुरक्षा के लिए सार्वजनिक निजी क्षेत्र मतलब कि पीपीपी मोड में स्थापित देश का पहला शोध संस्थान है। डाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा हंगुल या कश्मीरी स्टैग के लिए। डाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। इसकी स्थापना होती है 1981 में। यह हंगुल या कश्मीरी स्टैग के लिए जाना जाता है। इसमें हिमालयी नम शीतोष्ण सदाबहार नम्न पर्णपाती वृक्ष तथा झाड़ियाँ और देवदार, चीड़ तथा शाहबलूत मतलब कि ओक के वृक्ष पाए जाते हैं। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। जैव विविधता शब्द का सबसे पहले प्रयोग वाल्टर जी रोसन के द्वारा 1985 में किया गया था। जैव विविधता के मुद्दों के प्रचार और प्रसार के लिए 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है और इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। वैश्विक ऊष्मन मतलब कि ग्लोबल वार्मिंग के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है? तो इसमें चक्रवातों की, तूफानों की तथा बवंडरों की, इन सभी की प्रचंडता बढ़ रही है। क्षोभ मंडल में पृथ्वी की सतह के करीब के वातावरण के औसत टेम्परेचर में वृद्धि को ही भूमंडलीय तापन कहते हैं, जिसके कारण वैश्विक जलवायु प्रतिरूप में परिवर्तन परिलक्षित हो रहा है। इनमें बढ़ता समुद्र स्तर, प्रचंड तूफान, बर्फ और हिम में कमी, वर्षा एवं हिम पैटर्न में बदलाव, चक्रवात, बवंडर आदि की बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है। निम्नलिखित में से कौन स्वाभाषण संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है? बात करता है इन सीटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल नहीं है तो किसका है? तो हो जाएगा एक्स सीटू का। कौन सा? ये हो जाएगा बोटेनिकल गार्डन। तो जैवमंडल, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क और पवित्र उपवन, ये तीनों ही इन सीटू के एग्जाम्पल हैं। यदि हम बात करें इन सीटू की तो स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है। या जीव जंतु और वनस्पतियों का उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षण ही इन सीटू कंजर्वेशन कहलाता है। इसके अंतर्गत सभी घटक प्रजातियों के लिए अनुकूल परिस्थितियां तैयार की जाती है। तो इन सीटू क्या हुआ? इसमें जो कोई भी जीव जंतु और वनस्पति है वो उनका पर्टिकुलर उनका जो प्राकृतिक आवास में है वहीं पे उनका कंजर्व किया जाता है। और एक्स सीटू क्या हुआ? उनको कहीं दूसरे स्थान पे ले जाके उनका कंजर्वेशन किया जाता है, वो कहलाते हैं एक्स सीटू। इन सीटू के अंतर्गत कौन आता है? इसमें राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, आरक्षित जैवमंडल, पवित्र उपवन आदि आते हैं। और वनस्पति बाग ये एक्स सीटू में आता है। सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है? तो ये ओजोन पैदा करती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में है, मानस असम में है, करेक्ट है। पेरियार केरल में है, लेकिन सिमलीपाल ये एमपी में नहीं, ये है उड़ीसा में। तो इसका ऑप्शन डी सही नहीं है। एमपी में मिलेगा क्या? पन्ना। वर्तमान जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा
अन्य संसाधनों की बचत निम्न में से किसकी अवधारणा है? तो यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा है। नेक्स्ट है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये है एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में। तो ग्रीन पीस या पर्यावरण चेतना का विश्वव्यापी आंदोलन है। इसकी स्थापना होती है 1971 में कनाडा के वैंकूवर में, और तत्कालिक रूप से यह अमेरिका के अलास्का में नाभिकीय हथियारों के परीक्षण का विरोध करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन बाद में इसका उद्देश्य व्यापक रूप से पर्यावरण की रक्षा हो जाता है। इसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में है। निम्नलिखित में से कौन द्वितीय प्रदूषक है? तो ये हो जाएगा स्मॉग। रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी। तो वायु जब गंधक और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों को फैलाती है तो द्वितीय प्रदूषक बनते हैं। ऐसे वायु प्रदूषक जो कि प्राथमिक वायु प्रदूषकों तथा साधारण वातावरणीय प्रदूषकों की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं वही कहलाते हैं सेकेंडरी, मतलब कि द्वितीयक वायु प्रदूषक। जैसे कि इसमें आता है ओजोन, पान और स्मॉग, ये सभी द्वितीयक प्रदूषक हैं। पान मतलब कि पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट। निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्र में किसमें प्रजातियां विविधता सापेक्षता काफ़ी अधिक होती हैं? तो इसमें हो जाएगा कोरल लीफ तथा मरुस्थल, इन दोनों में। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का COP21 कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था पेरिस में, और ये करंट बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई थी? तो ये की गई थी 2008 में। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो ये हो जाएगा सागरीय महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र। किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से पारितंत्र का निर्माण करते हैं। वस्तुतः पारितंत्र जैविक व अजैविक घटकों से मिलकर बनी हुई एक अवधारणा है। पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत जैविक संगठन के भी दो भाग हैं, एक तो आता है स्वपोषी संगठक, दूसरा आता है परपोषी संगठक। नेक्स्ट है इंसिनरेटर्स का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है कूड़े कचरे को जलाने के लिए। तो इंसिनरेटर्स का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक कूड़े कचरा, ठीक है, ई वेस्ट को जलाने के लिए। इसमें पशुओं के मृत शरीरों को भी जलाने की व्यवस्था है। इंसिनरेटर्स का शाब्दिक अर्थ क्या है? जलाना। इसे स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालयों तथा कूड़ा कचड़ों से जोड़कर लगाया जा रहा है। पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? तो हो जाएगा डाइक्लोफिनेक। निम्नलिखित में से कौन सा 2015 में सर्वाधिक CO2 उत्सर्जक देश था? तो हो जाएगा चाइना, सेकेंड पर अमेरिका। नेक्स्ट है निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता? तो हो जाएगा सौर ऊर्जा। तो ऊर्जा की बात करें तो हमें दो स्रोतों से प्राप्त होती है, परंपरागत स्रोत तथा गैर परंपरागत स्रोत। और ऊर्जा के परंपरागत स्रोत में आते हैं कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। और ऊर्जा के गैर परंपरागत वैकल्पिक तथा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में आता है सौर, पवन और जैव ऊर्जा। ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों की उपलब्धता सीमित है, इनका पुनः मतलब कि रीयूज नहीं किया जा सकता। कौन से? परंपरागत। और ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत कौन से हैं जिनका उपयोग हम दोबारा कर सकते हैं और एक निश्चित सीमा तक एक बार समाप्त होने के बाद पुनः इनका उत्पादन किया जा सकता है? नवीकरणीय की बात हो रही है। सौर ऊर्जा पृथ्वी पर सर्वत्र उपलब्ध एवं सबसे अधिक विश्वसनीय ऊर्जा है। सौर ऊर्जा से पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं उत्पन्न होता है। अब हम लोग 2017 के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला कहता है कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस मतलब कि अर्थ डे 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तंबाकू निषेध डे ये 5 नहीं, ये 31 मई को मनाया जाता है, जिसका ऑप्शन सी सही नहीं है। और ओजोन दिवस ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है हरित गृह प्रभाव से वातावरण में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो इससे क्या होगा कि वायुमंडल में आर्द्रता भी बढ़ जाएगी तथा वायु की गति भी बढ़ जाएगी, तो इसके दोनों ही सही होंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड की वायुमंडल में सांद्रता बढ़ने से ही हरित गृह प्रभाव में वृद्धि होती है, और हरित गृह प्रभाव से आर्द्रता तथा वायु की गतिशीलता दोनों ही बढ़ जाती है। तो इसलिए इसमें बी एंड डी दोनों सही होगा, लेकिन इसे आयोग के द्वारा बाहर कर दिया गया था क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम होता है? तो हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, लेकिन बस ये है कि तरीका चेंज हो जाता है। यदि बात करें उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की, तो ये भूमध्य रेखा के दक्षिण व उत्तर में 10 डिग्री अक्षांश के भीतर पाए जाते हैं, और ये एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको और प्रशांत द्वीप में पाए जाते हैं। धरती पर रहने वाले सभी पशुओं और प्रजातियों की संख्या की आधी संख्या इन वर्षा वनों पर निर्भर करती है, मतलब कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों पर, और इन वनों में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम होता है। भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया था? तो हो जाएगा 1980 में। याद रखिए पूछा है वन संरक्षण, ना कि वन्य जीव संरक्षण।
और इसका उद्देश्य क्या था कि वनों का विनाश और वन भूमि को गैर वानिकी कार्यों में उपयोग से रोकना। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू किया गया था। जैव विविधता को अधिकतम संकट किससे है? तो ये प्राकृतिक विनाश तथा वनस्पतियों के विनाश से है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक हैं? तो इसमें जीवाश्मिक ईंधन का अधिकाधिक प्रज्वलन भी है, तैल चालित स्वचालितों की संख्या का विस्फोटन भी है, लेकिन सौर धधक में मतलब कि सोलर फ्लेयर्स में वृद्धि इसका कारण नहीं है। तो इसका 3 गलत हो जाएगा। फोर्थ कहता है कि अत्यधिक वनोन्मूलन, तो इसका सही हो जाएगा 1, 2 एंड 4। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कब होती है? तो ये होती है 1996 में। कहाँ पर है ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 256.14 वर्ग किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन। तो वर्तमान में परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के साथ हाइड्रोजन सेल का प्रयोग भी ऊर्जा उत्पादन तथा अधिक दूरी के वाहनों में किया जा रहा है, जो कि जीवाश्म ईंधनों के मुकाबले कम प्रदूषण देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान होगा? ये हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पे है? ये है उत्तराखंड में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जीव से जैवमंडल तक का जैविक संगठन का सही क्रम है? तो इसमें आता है जनसंख्या, देन समुदाय, देन पारिस्थितिकी तंत्र तथा भूदृश्य। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें तथा उनके सोर्स है। कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स है थर्मल पावर स्टेशन, करेक्ट है। ऑटोमोबाइल ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन का सोर्स नहीं है, ये है लेड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो इसका ऑप्शन बी ही सही नहीं है। यदि बात करें नाइट्रस ऑक्साइड की, तो यह जलमग्न धान के खेत में प्राप्त होती है तथा सल्फर डाइऑक्साइड ये ईंट के भट्टे से प्राप्त होती है। यदि हम बात करें CFC की, तो यह गैस के फ्रिज से, रेफ्रिजरेटर तथा एयर कंडीशनर से निकलती है। नेक्स्ट है, कथन और कारण से रिलेटेड है। कथन कहता है कि भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है। कथन बिल्कुल सही है। कारण यह है कि मौसम की चरम दशा की बारंबारता और तीव्रता से खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़े। तो इसका कथन और कारण दोनों सही है, साथ में व्याख्या भी कर रहा है। अब हम लोग 2016 के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। ये अभी हम लोग 2017 वाले पेपर में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है, भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना कब प्रकाशित हुई थी? ये हुई थी 2008 में। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो हो जाएगा O2 मतलब कि ऑक्सीजन। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसें हर बार पूछा जाता है, तो बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रीन हाउस गैसें कौन होती हैं? तो ये वायुमंडल में उपस्थित वे गैसें होती हैं जो कि तापीय अवरक्त विकिरण की रेंज के अंतर्गत विकिरणों का अवशोषण व उत्सर्जन करती हैं। साथ ही पृथ्वी के वायुमंडल में पाए जाने वाली ग्रीन हाउस गैसों में आता है जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन तथा नाइट्रस ऑक्साइड NO2। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है? तो इससे मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण तथा वायु प्रदूषण ये सभी होंगे। निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो ये हो जाएगा धान का खेत। ये भी रिपीटेड है, 2018 में पूछा गया था ये। नेक्स्ट है, खाद्य श्रृंखला मतलब कि फूड चेन में मानव क्या है? तो मानव प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता दोनों है। क्यों? क्योंकि मानव एक सर्वाहारी होता है। जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है? तो प्राकृतिक आवासीय विनाश जैव विविधता के ह्रास का प्रमुख कारण है। यदि बात करें जैव विविधता के ह्रास में, तो इसमें प्रमुख कारण है प्राकृतिक आवासों का ह्रास, प्राकृतिक संसाधनों का अतिरिक्त दोहन, घटते वन क्षेत्रों की सघनता, साथ ही औद्योगिकीकरण और अवैज्ञानिक तरीके से खनन के साथ ही अवैध शिकार और तस्करी। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है? तो ये हो जाएगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ये भी रिपीटेड है, हर बार पूछा गया है ये। अब हम लोग 2015 के पेपर्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? पहला कहता है कि जैविक अजैविक दोनों संगठनों में युक्त होता है, पहला करेक्ट है। दूसरा कहता है कि इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता भी होती है, दूसरा भी सही है। तीसरा कहता है कि एक बंद तंत्र है, तो इसका तीसरा गलत है, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है। फोर्थ कहता है कि यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, तो इसके A, B, D सही है, C गलत है। तो इसमें गलत ही पूछा था, जिसका हो जाएगा ऑप्शन C। तो सबसे पहले अर्नेस्ट हैकल ये प्राणी विज्ञानी थे। इन्होंने 1869 में इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया था, ये भी याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है ये। पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक अजैविक संगठक, पोषण स्तर, ऊर्जा प्रवाह, भू रासायनिक चक्र, प्रकाश संश्लेषण, आहार श्रृंखला, आहार जाल, उत्पादकता, स्थिरता, पादप जगत, जीव जगत, बायोम, पर्यावरण अवनयन
असंतुलन, प्राकृतिक आपदाएं, प्रदूषण, इन सभी का अध्ययन किया जाता है। और पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र है, ना कि बंद। निम्न में से कौन जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है? तो हो जाएगा हेलोक्लाइन। तो सागरीय ताप प्रवणता को थर्मोक्लाइन, जल लवणता प्रवणता को हेलोक्लाइन तथा जन घनत्व तथा घनत्व प्रवणता को पाइक्नोक्लाइन व जलीय रसायन को केमोक्लाइन से व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? तो हो जाएगा आइस कोर से। निम्नलिखित में से किसे भारत में जैविक विविध हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना जाता है? तो हो जाएगा पश्चिमी घाट। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया था ये। निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है? नहीं पूछा है, तो इसमें पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता तो है, मध्य व्यवधान भी है तथा पारिस्थितिकी तंत्र की आयु, ये सभी इसकी बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी हैं। लेकिन पोषण स्तरों की कम संख्या ये उत्तरदायी नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो पारिस्थितिकी तंत्र की आयु, मध्य व्यवधान और पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता आदि कारक पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, लेकिन आयोग के द्वारा इसका आंसर बी माना गया है, मतलब कि मध्य व्यवधान, इंटरमीडिएट डिस्टर्बेंस। निम्नलिखित में से कौन प्रवाल विरंजन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कारक है? तो इसमें हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से किस आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया था? तो हो जाएगा 2011-12 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही बताना है? तो पहला कहता है कि जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, तो इसका पहला ही सही है। तो वृहद स्तरीय जैव भू रासायनिक चक्रों के माध्यम से जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा तथा पदार्थों के निवेश और बहिर्गमन की प्रक्रियाओं का चालन होता रहता है। जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र का खुला, जैवमंडलीय जो पारिस्थितिकी तंत्र है एक खुला या विवृत तंत्र है, ये भी हम लोग अभी देख चुके हैं, क्योंकि इसमें ऊर्जा का सतत निवेश या आगमन तथा पदार्थों का सतत बहिर्गमन होता रहता है। और पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। नेक्स्ट है, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है तो यह कार्बन डाइऑक्साइड के कारण वृद्धि होती है। तो विश्वव्यापी ताप वृद्धि के पीछे का मुख्य कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड ये भी ग्रीन हाउस गैसें हैं। ये सभी गैसें वातावरण की ऊष्मा को सोख लेती हैं और यह ठीक उसी प्रकार होता है जैसे ग्रीन हाउस गैस में ग्लास मतलब कि शीशा अपने अंदर समाहित गर्म वायु को बाहर नहीं निकलने देता। इसे ही ग्रीन हाउस प्रभाव के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो इसमें जो हरे पौधे हैं ये पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित है, तो इसका सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी सही है। सबसे ज़्यादा अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र ये हो जाएगा महासागर। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना 1935 में एजी टांसले द्वारा प्रतिपादित की गई थी। और बैक्टीरिया की बात करें तो यह अजैविक नहीं, यह जैविक अवयव है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो यह पादप के संरक्षण से संबंधित है। चिपको आंदोलन उत्तराखंड के चमोली जिले में 1973 में चलाया गया था। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर भी आता है। इसमें पुरुष और महिला दोनों वृक्ष की कटाई का विरोध करने के लिए इस आंदोलन की शुरुआत की जाती है और इसके प्रणेता होते हैं सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट है, जैव विविधता के कम होने का प्रमुख कारण क्या है? तो ये हो जाएगा आवासीय विनाश। ये भी रिपीटेड है। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? तो ये हो जाएगा सौर सेल। ये भी रिपीटेड है, 2019 में पूछा गया था। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना। प्रमुख राष्ट्रीय पार्क और उनसे जुड़े राज्य हैं। तो डाचीगम कहाँ पे है? ये भी रिपीटेड है, 2019 में पूछा गया था। पापीकोंडा आंध्र प्रदेश में है। सरिस्का कहाँ पे है? सरिस्का राजस्थान में है तथा बांदीपुर ये है कर्नाटक में। डाचीगम किसके लिए है? यह है हंगुल के लिए, कश्मीरी स्टैग के लिए। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? दिया जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन, मेंटेनेंस ऑफ इकोसिस्टम। किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाने वाले जीव जंतुओं एवं पादपों की बहुलता को जैव विविधता कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के निर्वहन का आधारभूत कारण क्या है? जैव विविधता ही है। और इसका सबसे पहले प्रयोग वाल्टर जी रोजन के द्वारा 1985 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक का पौधा है? दिया जाएगा लाइकेन। 2021 तथा 2020 इन दोनों में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो लाइकेन थाइलोफाइटा प्रकार की वनस्पति है जो कि कवक मतलब कि फंजाई तथा एल्गी दोनों से मिलकर बनी होती है। और लाइकेन का सबसे पहले प्रयोग थियोफ्रेस्टस के द्वारा किया गया था जो कि ग्रीक के थे। और लाइकेन वायु प्रदूषक के संकेतक होते हैं। जहाँ पर वायु प्रदूषण अधिक होता है वहाँ पर लाइकेन नहीं उगते। अब हम लोग 2014 के इन्वायरमेंट के सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जिसका पहला
क्वेश्चन है कि पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वनान अंतर्गत मतलब कि वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, तो ये होना चाहिए 33%। और भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वनावरण और वृक्षावरण की बात करें तो वनावरण और वृक्षावरण ये है 80.73 मिलियन हेक्टेयर, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है। और वन क्षेत्र में कितने की बढ़ोतरी हुई है, तो ये हुई है 2261। नेक्स्ट है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है ग्रीन मफलर किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से। तो ध्वनि प्रदूषण की तो ग्रीन मफलर की बात करें तो इसके माध्यम से ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को कुछ दूरियों पर वृक्ष लगाकर कम किया जाता है। क्यों? क्योंकि वृक्षों में ध्वनि तरंगों को अवशोषित करने की क्षमता होती है। नेक्स्ट है मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र, तो हो जाएगा धान के खेत में। नेक्स्ट है नीरी कहाँ स्थित है, तो ये है नागपुर में। नीरी की बात करें तो नीरी स्टैंड फॉर राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी एवं अनुसंधान संस्थान है। इसकी स्थापना 1958 में महाराष्ट्र नागपुर में की गई थी और यह अनुसंधान केंद्र पर्यावरण तकनीकों व उनके उपयोग से संबंधित क्रियाओं से जुड़े तथ्यों की जांच करता है। निम्न वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, 1986 में। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान कौन सा है, हो जाएगा पश्चिमी घाट। अगेन रिपीटेड क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है, तो इसमें पान, स्मॉग तथा ओजोन परत तो है, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड ये द्वितीयक प्रदूषक के अंतर्गत नहीं आते। क्या आएगा, प्राइमरी प्रदूषक के अंतर्गत। तो ऐसे प्रदूषक जो प्रत्यक्षतः प्रभाव डालते हैं प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं। प्राथमिक प्रदूषकों में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड आते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड एक प्राथमिक प्रदूषक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, करेक्ट है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हंगुल के लिए नहीं, ये भी हाथियों के लिए है। हंगुल कहाँ पाया जाएगा, ये डाचीगम जम्मू कश्मीर में। मानस ये प्रसिद्ध है हाथी के लिए तथा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये है टाइगर के लिए। दुधवा कहाँ है, यूपी में है। मानस असम में है। पेरियार ये है केरल में। सूर्य से आने वाला हानिकारक पराबैंगनी विकिरण कारण हो सकता है या त्वचा कैंसर का कारण हो सकता है। ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है अल्ट्रावायलेट रेज से। और ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन में मापी जाती है। जैव विघटित प्रदूषक कौन सा है, तो हो जाएगा वाहित मल। जैव विघटित प्रदूषक का तात्पर्य क्या है कि जैव विघटित प्रदूषक ऐसे प्रदूषक हैं जिनका विघटन व वियोजन सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा किया जा सकता है। भारत में स्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड में है। जैव विविधता का क्या अर्थ है, तो एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतुओं से। नेक्स्ट है मैच द कॉलम करना है। डाचीगम राष्ट्रीय उद्यान का है जम्मू कश्मीर में है, केवलादेव राजस्थान में है, कान्हा एमपी में है तथा पेरियार केरल में है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है, तो यहाँ पे जो सांडी वन्यजीव अभयारण्य है ये हरदोई में है, इसका ऑप्शन सी ही सही है। तो यदि बात करें पखीरा की तो ये संत कबीर नगर में है, ओखला वन्यजीव अभयारण्य गौतम बुद्ध नगर में, सांडी वन्यजीव अभयारण्य हरदोई में तथा महावीर वन्यजीव अभयारण्य ललितपुर में है। निम्नलिखित में से कौन एक किसी एक प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो ये हो जाएगा व्यापक नीच कर्मता। अब हम लोग 2013 के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला है वायुमंडल में उपस्थित ओजोन के द्वारा निम्नलिखित विकिरण अवशोषित किया जाता है, तो हो जाएगा परावैंगनी। यदि बात करें हम ओजोन परत की, तो यह वायुमंडल में पाई जाती है और यह स्ट्रेटोस्फीयर की निचली सतह में पृथ्वी से 15 to 35 किलोमीटर ऊंचाई पर पाई जाती है और यह सूर्य की परावैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। बायोस्फीयर रिजर्व है और उनकी स्थिति है, तो नोकरेक कहाँ है, ये है मेघालय में, मानस असम में है। बात करेंगे दिहांग देबांगी, तो ये है अरुणाचल प्रदेश में तथा अगस्त्यमलई ये है केरल में। नेक्स्ट है किस स्तर से अधिक की ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाता है, तो ये हो जाएगा 80 डेसिबल। तो WHO के द्वारा मतलब कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा 45 डेसिबल ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम होती है। WHO ने 75 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि को मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना है। एक साधारण मानव की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 130 डेसिबल तक की तीव्रता वाली ध्वनि सुन सकता है, लेकिन जो 85 डेसिबल से अधिक की ध्वनि है इसमें व्यक्ति बहरा हो जाता है और 150 डेसिबल की ध्वनि तो व्यक्ति को पागल भी बना देती है। निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है, तो ये हो जाएगा बायोस्फीयर रिजर्व।
बात करें जैव विविधता की, तो यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो कुछ विशेषताओं पर निर्भर करती है, जैसे कि आनुवंशिक भिन्नता, प्रजाति विभिन्नता, कालिक भिन्नता और पारिस्थितिकी तंत्र विभिन्नता। जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है बायोस्फीयर रिजर्व। पारिस्थितिकी तंत्र के मतलब कि इकोसिस्टम के जैविक घटकों में कौन से उत्पादक घटक हैं, तो इसमें आ जाएंगे हरे पौधे। तो जर्मन वैज्ञानिक थे अर्नेस्ट हैकल, इन्होंने 1896 में पारिस्थितिकी इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया था, जिसमें जीव मतलब कि पादप प्राणी और उसके वातावरण के मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें तो इसके जैविक घटकों में उत्पादक जो होते हैं वो हरे पौधे आते हैं। हरे पौधे या सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा अपना आहार स्वयं निर्मित करते हैं। नेक्स्ट है कथन और कारण से रिलेटेड है। कथन कहता है कि मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं, तो कथन बिल्कुल सही है। कारण कहता है कि जितनी ऊर्जा मानव जाति का एक वर्ष में उपभोग करती है, उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटों में सूर्य से प्राप्त कर लेते हैं, तो इसका कारण भी सही है और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है, तो इसमें हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है, तो इसमें ग्रीन हाउस गैसें भी हैं, ओजोन परत का क्षरण भी है तथा पॉल्यूशन भी है, तो इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। तो मौसम में किसी भी बाह्य या अंतः कारणों की वजह से ही दीर्घकालीन या अल्पकालीन परिवर्तन होना ही जलवायु परिवर्तन कहलाता है। और जलवायु परिवर्तन एक प्राकृतिक एवं सतत प्रक्रिया है। इसके कारणों में प्रमुख रूप से वैश्विक तापमान, ओजोन परत का क्षरण तथा ग्रीन हाउस गैसें और प्रदूषण आदि शामिल है। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ सार्वत्रिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है, तो इसमें हो जाएगा सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड, और इसमें मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल वाष्प, ये तीनों है ग्लोबल वार्मिंग उत्पन्न करने में योगदान देते हैं अपना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एजेंडा 21 की सही डेफिनेशन है, तो यह 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना है एजेंडा 21। एजेंडा 21 की बात करें तो यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक स्वैच्छिक कार्य योजना है। इसका उद्देश्य 21वीं सदी में वैश्विक पर्यावरण को संरक्षित करना है। यह कार्य योजना 1992 में रियो डी जेनेरियो में संपन्न पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में प्रारंभ किया गया था। एसिड रेन मतलब कि अम्ल वर्षा निम्नांकित द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है, तो ये नाइट्रस ऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। तो प्राकृतिक और मानव निर्मित स्रोतों से वातावरण में सल्फर व नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्सर्जित होकर वायुमंडल में मिल जाते हैं, और वर्षा के साथ जब ये सभी गैसें पृथ्वी पर आती हैं तो वर्षा की प्रकृति क्या होती है, अम्लीय हो जाती है। इसलिए इसे ही एसिड रेन मतलब कि अम्ल वर्षा कहा जाता है। और एसिड रेन के कारण पेड़ों के पत्ते गिरने लगते हैं तथा भवनों का भी क्षरण होने लगता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है, तो इसमें बायोस्फीयर रिजर्व का संबंध एडवर्ड स्वेस से है, तो इसका ऑप्शन ए ही सही है। यदि हम वाक्यों की बात करें तो इकोसिस्टम शब्द का सबसे पहले प्रयोग एजी टांसले के द्वारा किया गया था। इकोलॉजी ये संबंधित है अर्नेस्ट हैकल। जैव विविधता इनका संबंध है रेमंड एफ दासमैन के साथ। निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में से किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है, जिसमें हो जाएगा चिल्का लेक जो कि ओडिशा में है, लोकटक लेक जो कि मणिपुर में है, केवला देव जो कि राजस्थान में है तथा वुलर झील जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, तो इसमें हो जाएंगे ऑल ऑफ द अबव। अब हम लोग 2012 के इन्वायरमेंट के सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला है भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन से जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील स्थल माने जाते हैं, तो इसमें हो जाएगा पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है ये। नेक्स्ट है इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो कि पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं। इको मार्ग का प्रयोग उन भारतीय उत्पादों पर लगाया जाता है जिनके उत्पादन में पर्यावरण को क्षति ना हुई हो, अर्थात कि यह पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। यह प्रमाण पत्र ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा 1991 से दिया जा रहा है। 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावी हुआ था, तो ये हुआ था 21 मार्च 1994 को। पारिस्थितिकी निकाय के रूप में आर्द्र भूमि निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी होती है, तो यह पोषक पुनर्प्राप्ति एवं चक्रण के लिए, पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्त करने हेतु तथा तलछट रोककर नदियों का गादीकरण कम करने के लिए, तो इसका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। निम्नलिखित में से किस देश में विश्व के तापमानों पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया है, तो भारत में नहीं किया है, अल्जीरिया में, ब्राजील में तथा केन्या में स्थापित किए गए हैं। तो विश्व के तापमानों पर आंकड़े जुटाने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशनों की संख्या 28 है। दो समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है, यह इकोटोन कहलाता है।
जैसे कि घास स्थल तथा वन क्षेत्र, ये इकोटोन दोनों क्षेत्रों की विशेषताएं पाई जाती हैं इनमें। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक कौन से हैं? तो ये हो जाएगा आर्सेनिक। यह ज्वालामुखी के वाष्पों में समुद्र तथा अनेक खनिजीय जलों में मिश्रित रहता है। 2011 में एक भी इन्वायरमेंट के क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, तो अब हम लोग 2010 के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जिसमें बस एक ही क्वेश्चन पूछा गया था। यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की है किसको? तो ये की गई है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को तथा नंदा देवी जयमंडल रिजर्व को। नीलगिरी कहाँ पे है? तो यह है तमिलनाडु में, नंदा देवी ये है उत्तराखंड में। यूनेस्को की बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में प्रेजेंट में 12 भारतीय स्थलों को शामिल किया गया था, और 2020 में पन्ना, जो कि एमपी में है, इसको भी 12 स्थल के रूप में इस सूची में शामिल किया गया। कौन कौन से शामिल हैं? तो इसमें आएगा नीलगिरी, 2000 में किया जाता है गल्फ ऑफ मन्नार, सुंदरवन जो कि गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में, सुंदरवन वेस्ट बंगाल में, नंदा देवी ये उत्तराखंड में, नोकरेक मेघालय में है। नोकरेक की बात करें तो ये है मेघालय में, पंचमढ़ी एमपी में है मतलब मध्य प्रदेश, सिमलीपाल उड़ीसा में, अचानकमार अमरकंटक ये है छत्तीसगढ़ में, ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार में है, अगस्तमलाई केरल में है, कंचनजंगा सिक्किम में है तथा पन्ना है मध्य प्रदेश में। अब हम लोग 2009 के इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला कहता है कि निम्नलिखित दशाओं में से कौन वैश्विक तापन के असर को इंगित करती है? तो हो जाएगा हिमानी का पिघलना, मतलब कि मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, सागरी तल में उत्थान आना तथा मौसमी दशाओं में परिवर्तन और ग्लोबीय तापमान में वृद्धि होना। इसमें हो जाएंगे ऑल ऑफ द अबव। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठतर योगदान के लिए, तो यह स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास में। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया है। कथन कहता है कि प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, तो कथन बिल्कुल सही है। उसका कारण ये कहता है कि जल प्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं, तो इसका कारण भी सही है, लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। अब हम लोग 2008 के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में किस देश का सबसे ज़्यादा योगदान है? तो ये हो जाएगा चाइना, सेकेंड पर अमेरिका। नेक्स्ट है बखीरा पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो ये है बस्ती में, ये भी रिपीटेड है। तो चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार कहाँ पे है? ये है चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभयारण्य, ये है उन्नाव में। बखीरा ये है बस्ती में, प्रेजेंट में संत कबीर नगर में। समसपुर कहाँ है? रायबरेली में। सांडी ये है हरदोई में। समान ये है मैनपुरी में। ओखला पक्षी विहार ये है गौतम बुद्ध नगर में। लाख बहोसी पक्षी विहार ये है कन्नौज में। पार्वती अर्गा की बात करें तो ये है गोंडा में। विजय सागर, महोबा और हमीरपुर में। पटना पक्षी विहार एटा में है तथा सुरहा ताल ये है बलिया में, और सूर सरोवर ये है आगरा में। नेक्स्ट है यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को कुछ घंटे के लिए खुला छोड़ दिया जाता है तो कमरे का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है मैच द कॉलम करना है, प्रमुख प्रदूषक है और उनके प्रभाव हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड से केंद्रीय नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड से स्वास्थ्य संबंधी रोग होते हैं। धूल के कण से कैंसर तथा सीसा से लीवर और किडनी को हानि होती है। नेक्स्ट है यूरो नॉर्म्स बनाए गए हैं, तो यह वाहनों से निकलने वाली हानिप्रद गैसों को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए हैं। नेक्स्ट है निम्न ग्रीन हाउस गैसों में से ऐसी कौन है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फेयर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है? तो ये हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ये भी हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं। ग्रीन हाउस गैस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ट्रोपोस्फेयर में ओजोन प्रदूषण के लिए उत्तरदायी ग्रीन हाउस गैसें हैं जलवाष्प सबसे ज़्यादा 36 to 72%, कार्बन डाइऑक्साइड 9 to 26%, मीथेन 4 to 9% तथा ओजोन 3 to 7%। इसके साथ नाइट्रस ऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी हैं। नेक्स्ट है नीचे दिए गए सूची में से उसे चुनिए जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट मतलब कि विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ है। तो हो जाएगा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि उत्तराखंड में है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय मतलब कि इरिवर्सिबल संश्लिष्ट बनाता है? तो ये हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो इसकी हीमोग्लोबिन से संयोजन क्षमता ऑक्सीजन की अपेक्षा 300 टाइम्स अधिक होती है, और इसकी अल्प मात्रा भी सांस लेने में समस्या उत्पन्न कर सकती है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ है? तो ये है नागपुर में, ये भी रिपीटेड है। नेक्स्ट है गाड़ियों को चलाने के लिए हाइड्रोजन गैस सुविधाजनक रूप से ईंधन के रूप में प्रयोग में लाई जा सकती है यदि वह कम ताप पर किसी पदार्थ द्वारा शोषित हो, ताकि वह निर्वातक द्वारा उत्पन्न तापमान पर मुक्त हो सके। वह कौन सा पदार्थ है जो भारत में पाया जाता है? तो ये हो जाएगा कोयला। 2007 में केवल 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें पहला है धूल कण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष कौन सा? तो ये हो जाएगा सीता अशोक। तो पेड़ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से वायु की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं, और यह ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को भी कम करते हैं। किसी जल क्षेत्र में BOD की अधिकता संकेत देती है कि उसका जल सीवेज से प्रदूषित हो रहा है। अब हम लोग 2006 के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला है पर्यावरण से क्या अभिप्राय है।
तो भूमि, जल, वायु, पौधों और पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। पर्यावरण में उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है, ये भी शामिल है। भौतिक, जैविकी और सांस्कृतिक तत्वों के अंतः क्रियात्मक व्यवस्था, मतलब कि इंटरैक्टिंग सिस्टम जो अंतः संबंधित होती है। तो इसमें हो जाएंगे ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है पर्यावरण अपकर्ष, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन से क्या अभिप्राय है। तो यह पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण है, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना तथा पारिस्थितिकी विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन। तो इसका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अब हम लोग 2005 के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला है मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषक कहलाते हैं, तो ये हो जाएंगे ह्यूमेलिन। यदि बात करें ह्यूमेलिन की, तो जो प्रदूषण मानव के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, जैसे कि फैक्ट्रियों के द्वारा, सीएफसी के द्वारा आदि। जेनोबायोटिक्स शब्द का उपयोग डाइऑक्सिन और पॉलीक्लोराइनेटेड बाइफिनाइल जैसे प्रदूषकों और बायोटा पर उनके प्रभाव के संबंध में किया जाता है। प्रतिजैविक की बात करें तो जो जीवाणुरोधी होता है तथा संक्रामक बीमारियों को रोकने में मदद करता है, वो हो जाएगा प्रतिजैविक। एनाल्जेसिक की बात करें तो जो बीमारियों की रोकथाम में मदद करते हैं। नेक्स्ट है विश्व की हरित गृह गैसों में भारत का अधिभाग कितना है, तो ये हो जाएगा 5%। ये तो कई बार पूछा जा चुका है। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है, तो ये हो जाएगा यूकेलिप्टस। यदि बात करें हम यूकेलिप्टस वृक्ष की, इसके लिए जल अधिक चाहिए होता है और यह वृक्ष मृदा की ह्यूमस को सोख लेता है, जो कि पैदावार को भी प्रभावित करता है, और घटती पानी की समस्या तथा वर्षा को भी यह वृक्ष प्रभावित करता है। नेक्स्ट है कथन कहता है कि गंगा नदी बहुत ही प्रदूषित नदी है, तो कथन बिल्कुल करेक्ट है। कारण कहता है कि जो नदी जितनी पवित्र होती है वह उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है, तो इसका कारण किसी भी तरीके से सही नहीं है, इसका केवल कथन सही है। नेक्स्ट है कथन और कारण से रिलेटेड है। कथन कहता है कि प्रदूषण मित्रवत क्रियाकलापों की रोकथाम तथा नियंत्रण करने के लिए प्रशासनिक इच्छा की आवश्यकता होती है, कथन बिल्कुल सही है। कारण कहता है कि जन मित्रवत पर्यावरण की सृजन और रख रखाव अंतर विषयक प्रयासों की सफलता पर निर्भर करता है, तो इसका कथन और कारण दोनों सही है, साथ में कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण सुविधा का आरंभ कब हुआ था, तो ये हुआ था 1991 में। नेक्स्ट है अगेन कथन और कारण से रिलेटेड है। कथन कहता है कि मृदा प्रदूषण औद्योगिक प्रदूषण की अपेक्षा अधिक खतरनाक होता है, तो कथन बिल्कुल सही है। उसका कारण यह है कि उर्वरक तथा कीटनाशक भोजन श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं, तो इसका कारण भी सही है, साथ में व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के द्वारा स्वतंत्रता के बाद से देश के पर्यावरण के अवक्रमण का प्रालेखन तथा आगामी 50 वर्षों में इसके नियमन हेतु युक्त पूर्वक विकास हेतु परियोजना कहलाती है, तो हो जाएगा ग्रीन इंडिया 2047। नेक्स्ट है अगेन कथन और कारण से रिलेटेड है। कथन कहता है कि प्राकृतिक पर्यावरण स्वच्छ होता है, तो कथन बिल्कुल सही है। कारण कहता है कि जो मानवीय क्रियाएं होती है यह पर्यावरणीय प्रदूषण का कारण होती है, तो इसका कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा। नेक्स्ट है एसिड रेन क्या होता है, तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो बादल के जल और सल्फर डाइऑक्साइड के मध्य प्रतिक्रिया के फलस्वरूप होता है एसिड रेन, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कौन अम्ल वृष्टि का कारण है, तो ये एक ही पेपर में 2 बार पूछा गया है, तो इसमें हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। तो वर्षा में पानी के साथ नाइट्रिक एसिड तथा सल्फ्यूरिक एसिड की वर्षा होने की प्रक्रिया को अम्ल वृष्टि कहते हैं। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के ईंधनों को जलाने में सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं, जो अंततः सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, और अम्ल वृष्टि जो होती है ये पर्यावरण के लिए हानिकारक होती है। सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है शांत घाटी में, जो कि केरल में है। तो कश्मीर घाटी जम्मू कश्मीर में है, शांत घाटी केरल में है, फूलों की घाटी उत्तराखंड में तथा सूरमा घाटी ये है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है ग्लोबी तापमान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। पहला कहता है कि ग्लोबी तापमान का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि इससे ध्रुवीय बर्फ की टोपियों के पिघलने के बाद समुद्र की सतह में वृद्धि होगी, तो इसका पहला सही है बिल्कुल, और बात कर रहा है ये ग्लोबल वार्मिंग की। दूसरा कहता है कि यदि ग्लोबल वार्मिंग के वर्तमान स्तर पर नियंत्रण नहीं किया गया तो सन 2070 तक समुद्र की सतह का 1 मीटर तक बढ़ना संभावी है, तो इसका दूसरा सही नहीं है। तीसरा कहता है कि विश्व के समस्त मूंगे के द्वीप डूब जाएंगे। मूंगे के द्वीप मतलब की बात कर रहा है कोरल आइसलैंड के, तो इसका तीसरा करेक्ट है। चौथा कहता है कि यह संभावना है कि 2044 तक फिजी डूब जाएगा और समुद्र तल के बढ़ने से इसी वर्ष तक नीदरलैंड पर एक गंभीर संकट छा जाएगा, तो इसका सही है 1, 3 और 4। दूसरा गलत है, क्योंकि 2070 तक समुद्र की सतह का 1 मीटर नहीं आधे मीटर बढ़ना संभावी है, इसलिए दूसरा गलत हो गया। इसका सही है 1, 3 और 4। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है, तो ये हो जाएगा सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र।
तो पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 70.78% भाग जल है तथा शेष 29.22% स्थल है। सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आता है खुला समुद्र, बैरियर द्वीप तथा तटरेखा और प्रवाल भित्ति। अब हम लोग 2001 के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला बात कर रहा है बायोनॉमिक्स के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, सही बताना है। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है जीवन का प्रबंध, मतलब कि मैनेजमेंट ऑफ लाइफ, करेक्ट है। यह पारिस्थितिकी का एक पर्याय है, तो सिनोनिम ऑफ इकोलॉजी है, इसका दूसरा भी सही है। तीसरा कहता है कि यह प्राकृतिक तंत्रों के मूल्य पर बल देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करते हैं, तो इसके तीनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया। कथन कहता है कि भोजन जालों में विविधता वृद्धि पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता को बढ़ावा देती है, तो इसका कथन बिल्कुल सही है कि भोजन जालों में जो विविधता वृद्धि होती है यह पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता को बढ़ावा देती है। दूसरा कारण कहता है कि यह पारिस्थितिकी तंत्र की समुत्थान शक्ति को बढ़ाती है, तो इसका कारण भी सही है, साथ में कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किसको प्राप्त है, तो ये हो जाएगा सर्वहारी को। तो हम लोगों ने 2023 से लेकर 2001 तक के सभी PYQs को सॉल्व किया है। इसकी एक प्लेलिस्ट भी बना दी है, आप लोग जाके जरूर देखिएगा। साथ में मैंने आरओ के जितने PYQs हैं उनको भी टॉपिक वाइज डिस्कस किया है, और ये सभी क्वेश्चन आरओ के लिए तथा PCS और आने वाले BEO एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, साथ ही अदर एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि GS के प्रश्न हमेशा रिपीट होते हैं, आप लोग खुद ही देख सकते हैं। तो इन्हें स्किप नहीं करिएगा, और यदि आप लोगों को सेशन हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तथा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।